होंगे जी। तो वही तिक्तता इस रूप में भी प्रकट होती है जिसमें लोगों को ये लगने लगता है कभी भी वो मैदान में है। वो मैदान में है जी। देश की दृष्टि से राजनीति में योगदान करने के लिए। जी। उससे ज्यादा वो खुद के बारे में मैंने उनको पहले भी सोचता नहीं देखा। तो ये जो छवि एक बनती जा रही है आडवाणी जी की, जी हाँ। क्या आपको लगता है कि कुछ एक लोग जो कि ये गलियारों में जो कानाफूसी होती है कि कहीं अरुण जेटली कुछ बातें कह देते होंगे, कहीं सुषमा जी कुछ बातें कह देती होंगी, क्या इन लोगों की बनाई ये चीज है? मैं जितना आडवाणी जी को मैंने देखा है, जानता हूं, उन्होंने ही तो 1995 में अटल जी का नाम आगे किया था, जबकि संघ परिवार में उनकी स्वीकृति ज्यादा थी। बिना संघ के अधिकारियों से बात किए बंबई मुहिम की उस सभा में आडवाणी जी ने तो अटल जी का नाम घोषित किया था। तो अब उनके ऊपर यह आरोप लगाना कि वो मानो महत्वाकांक्षा से ही प्रेरित हैं, ये आडवाणी जी के प्रति अन्याय है। जी। अब अगर इन दो नेताओं की बात करें, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एक जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड ब्रीफिंग करते हैं, एक जो कि आजकल बिल्कुल चुप रहती हैं। देखिए, व्यक्तित्वों के बहुत ज्यादा विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि दांव प्रतिदांव का दौर इस समय चल रहा है। हर व्यक्ति का जो फोर्टे है उसका वो इस्तेमाल भरपूर कर रहा है। अब पूरी पार्टी में नेतृत्व के स्तर पर जी। अपने को बढ़ाना और बाकी का प्रतिमा भंजन करना, ये मानो आम बात सी हो गई है। ये पार्टी के नीचे के जमीनी कार्यकर्ता सब देख रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो तो इनको सुधारने की स्थिति में ही नहीं है। जी। अब आइए बात करते हैं कांग्रेस की, या उससे पहले चलिए आरएसएस की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा मुनाफिक होगा। आरएसएस जिस तरीके से चीजों को आज हैंडल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नितिन गडकरी का पूरा मामला सामने आया, उसमें आरएसएस का दखल साफ तौर पर दिखाई दिया। कई बार आरएसएस के सरसंप्रमुख का जो बातें सामने आती हैं, आपको लगता है कि आरएसएस अपने आप को बदल नहीं पा रहा है मौजूदा भारतीय परिवेश में? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि संघ जो है वो मौजूदा हालात में अपने को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, मेरा ये अनुभव है। जी। जैसे आपने संघ प्रमुख की बात कही, नितिन गडकरी की जी संदर्भ में बात कही, जी। मैं मानूंगा कि एक टैक्टिकल गलती अगर थी तो ये थी कि इन चार में से कोई नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं थी। जी। अन्यथा संघ की भूमिका तो केवल सलाहात्मक होती है, निर्णयात्मक भूमिका तो पार्टी की अपनी होती है, और संघ उतना ही दखल देता है। जैसे उनके सामने जब बात आई कि आगे कौन हो, तो पर्रिकर का भी नाम था, नितिन का भी नाम था, एक दो और नाम आ रहे थे। तो फिर संघ के लोगों ने कहा कि इनमें से ही अगर है जी। तो पर्रिकर भी हो सकते हैं, नितिन भी हो सकते हैं। तब तक पर्रिकर का वो बयान एक आ चुका था, तो बचते नितिन थे। और जब बीजेपी के लोगों ने कहा कि नितिन जी बन जाए, तो उन्होंने कहा ठीक ही, आप लोग जैसा सोचें। जी। तो सलाहात्मक भूमिका से वो अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किए। अपवाद वही था, इन चार में से कोई नहीं। जी। इस कारण ये एक इंप्रेशन बाद में कई लोगों ने मिलकर बनाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। वही बात देखिए इस बार फिर आई, नितिन जी बने रहे नहीं रहे, तो सीधा संघ के लोगों ने कहा भाई नितिन जी हमारे उम्मीदवार नहीं हैं, आप लोग मिलकर तय करिए, जिसको भी तय करिए वही ठीक है। जी। और अंत में वही हुआ कि दोपहर तक झंझट चलती रही और शाम होते होते आसमान के बादल छट गए, कुछ और ही श्री राजनाथ जी बन गए अध्यक्ष। जी। तो ये जो संघ के साथ जो एक मिसमैच की बात होती दिखाई दे रही है, अगर इसको मिसमैच वर्ड सही होगा, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी इस तरह की मिसमैच की बातें आती थी। लेकिन इसमें कठिनाई, वही मैं कह रहा हूँ, संघ अपने को प्रस्तुत करने की बात मैंने जो कहा, जैसे उदाहरण के लिए एक बार संघ के 3 वरिष्ठ अधिकारी आडवाणी जी के घर के बाहर टेलीमीडिया को मुखातिब होते नजर आए। जी। और वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग आए थे देश की स्थिति के बारे में विचार करने। अरे भैया, झंझट चल रही है दूसरी, और आप यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, और आपको क्या जरूरत है वहां ब्रीफ करने की? ही क्या जरूरत थी? जी। ऐसी छोटी छोटी जिसके कारण यथार्थ और छवि में इतना बड़ा सा अंतर, और ऐसी छवि बनती है मानो संघ बीजेपी को डिक्टेट करता है, और ये छवि बनाने में बीजेपी के लोगों की ओर से भी कुछ ना कुछ शह मिलती है,
ऐसा मुझे लगता है। इससे क्या बीजेपी को फायदा होता है? बीजेपी के कुछ लोग आंतरिक, ये संघ का है ज्यादा, ये संघ का नहीं है, तो काट छांट, जी ये सब जो पैंतरेबाजी है, जी उसमें तात्कालिक तौर पर पॉइंट स्कोर करना भले ही हो जाता हो, जी। मगर दीर्घगामी दृष्टि से व्यक्ति को भी, पार्टी को भी और देश को भी नुकसान होता है। अब संघ के हिसाब से अगर देखें तो क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर प्रस्तुत किए जाते हैं तो संघ के लिए ये अच्छा है या नहीं अच्छा होगा? संघ ने बहुत पहले कह दिया है, जी भैया प्रधानमंत्री तय करना पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है, जी। आप लोग जो तय करें। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी ही। घूम फिर कर संघ से मशवरा तो लिया ही जाएगा। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति सामने आती है तो नरेंद्र मोदी की तासीर संघ के विचारधारा और संघ की सोच से मेल खाती हुई दिखाई देगी? पता नहीं, इसमें संघ के लोग अभी सोचे भी होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। संघ के लोगों के पास काम ही इतने ज्यादा हैं, जी वो जब बात आएगी तब देखेंगे इस मूड में या मुद्रा में जी संघ के लोग होंगे आज। अच्छा, चलिए इससे पहले कि वक्त हमारा खत्म हो जाए, कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। युवा नेतृत्व राहुल गांधी, आपने एक बार बयान दिया कि वो चाहे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका भी जाहिर से होगा और उनके आसपास के तमाम लोगों का है। अगर ऐसी परिस्थितियां बने जिसमें वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तौर पर उनके पेश किया जाए, देश एक अच्छे हाथों में होगा? हाँ, बिल्कुल नहीं, अनगढ़ हाथों में होगा, जिन हाथों को मालूम ही नहीं है कि क्या जिम्मेदारियां हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 10 वर्ष लगभग हो चले सांसद बने जी, उनके श्रीमुख से जनता ने संसद में तो कोई मार्गदर्शन विशेष सुना ही नहीं, और बड़ी वो बातें कहते नजर आते हैं कि ये पार्टी एक खंभे की है, 2 लोगों की, 4 की, 10 की है। अरे भैया, आप पार्टी के ही प्रमुख हैं, आप अपनी पार्टी में तो सुधार करके दिखा दीजिए। आपने के यहाँ वंशवाद है तो आप ही उसका कुछ परिष्कार कर दीजिए। उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे। ये परिष्कार का बहुत अच्छा ढंग है उनका। अरे भैया, अकेले उनके वंशवाद के खत्म होने से बात कहाँ बनती है जी। अब ये तो बहुत, देखिए, इस बारे में इस तरह से क्लेम करना ये भी उचित नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, उसी तरह से इन बातों के बारे में कभी दावा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। खैर छोड़िए वो बात। मेरा कहना है कि श्री राहुल गांधी को, जैसे गांधी जी को सलाह दी थी गोखले ने कि भैया देश में काम करना है, भारत ने साउथ अफ्रीका में बहुत कम कराए हो काम जी। देश में गुमनाम होकर 2 साल घूमो, तो देश को समझो, आम आदमियों के स्वभाव को समझो। अब यहाँ तो क्या केवल मुलम्मेबाजी देखता हूँ, दिल्ली में भी मेट्रो में चले थे सज्जन, बम्बई में लोकल ट्रेन में चले थे जी। तो भैया वो तो पहले सब अरेंज था। तो प्रायोजित मत करो, दलितों के घर प्रायोजित होकर मत ठहरो, सहज सीखो, ये जरूरत है। सीख कर अपने को बेहतर उपकरण बनाओ जी। बाकी की बातें छोड़ो। देश आपके पहले भी था, देश आपके बाद भी रहेगा, हमारे भी पहले था, हमारे भी बाद रहेगा। अपने को इंडिस्पेंसिबल मत समझो। चलिए, एक और नेता जो कि कहीं ना कहीं हसरत अपने दिल में दबाए बैठे हैं, उनसे हाल फिलहाल ही शायद आपकी मुलाकात भी होगी, नीतीश कुमार, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ, इस बार तो जैसे कॉन्क्लेव में मैंने भाषण सुना था नरेंद्र जी का, और यहाँ याचना रैली हुई थी ना अभी जी, जिसको वो अधिकार रैली कह रहे हैं जी, वो थी असल में याचना रैली। मांगने आए थे तो देने वाले का ही हाथ ऊपर रहेगा, ये कहाँ से अधिकार की बात कर रहे थे। मगर मैंने उनके ही भाषण को सुना। ये दोनों लोग अपनी अपनी पार्टियों और एनडीए से बड़े नजर आने लगे, खुद को प्रेजेंट करने लगे हैं जी। ये दोनों बातें ठीक नहीं है। और विकास के मॉडल की दृष्टि से भी बिहार का मॉडल कौन सा है मुझे समझ में नहीं आया। अरे भैया, शिक्षा के लोग आए थे, लाठी खाकर गए। मैं कल ग्राम रक्षा दल का परसों इतना बड़ा जुलूस देख रहा था, वादे खूब, अब वादे ही इनको सताने लगे हैं, ध्यान में आया। और हमारे यहाँ बिहार में कहावत है जी कि ऊपर से ठाठ बाट, अंदर से मोकामा जी। वही हाल अभी बिहार का हमने इस बार जब घूमे तो देखा है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर ब्लॉक प्रमुख से नीचे तक एज इट इज है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। उसका कोई रिफॉर्म इनके दिमाग में नहीं आया, कोई भी सिस्टम्स इन्होंने ठीक प्लेस किया ही नहीं है जी। बिहार के लोगों की सहनशीलता समझिए कि वो एक से एक शेर के सवा शेर के कुशासन को झेल रहे, फिर भी प्रगति कर पा रहे थोड़ा बहुत वो लोग। जो पसीना बहाते हैं बिहार के लोग बाहर, और जितनी जिल्लत में जिंदगी जीते हैं,
मैं तो कहूँगा हैट्स ऑफ बिहार की जनता के लिए कि वो पराक्रमी लोग हैं और नेता छोटे पड़ जाते हैं उस पराक्रम को एनकैश करने में। गोविंद जी, आपसे चर्चा करना हमेशा बहुत ही एक अलग अनुभूति होती है। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। जो चीज एटमॉस्फेयर को लाइट करती हो इवनिंग में, वो बेटर है कि टीवी पे दिखाया जाए। छोटे से इशू को बड़ा नहीं बनाना चाहिए और जो भी हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें सच्ची जानकारी चाहिए। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। दे शुड नॉट बी बीटिंग ऑन द बुश। बार बार वही करंट न्यूज आनी चाहिए, वैकेंसी वगैरह की डिटेल भी आनी चाहिए। बेशक न्यूज पसंद करेंगे। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। पिछले 20 सालों में खबरों के बीच बहुत कुछ देखा है मैंने। बुलंद तरीके से पेश की गई कमजोर खबरें, सच्चाई का नकाब पहने मसाला खबरें, लेकिन अब वक्त है उन खबरों का जिनका हो आपसे सीधा सरोकार। खबरों की नई इबारत के साथ मैं हूं अजय कुमार। खबरें जो आपकी सोच बदल दें, खबरें जो आपकी समझ बदल दें। न्यूज नेशन। एक न्यूज सुबह से लेकर शाम तक वही दिखाते हैं। अगर न्यूज में कुछ बदलाव आता है तो उसको भी बताना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज के नाम से चलाई जाती है, लेकिन वो कुछ दिन चलती हैं खबरें और अचानक गायब हो जाती हैं। हम चाहते हैं कम से कम उसका फॉलोअप जो है बराबर हमें मिलता रहे। जिस न्यूज को बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं अपन लोग, उसमें सनसनी बना के उसको बहुत ज्यादा खींच देते हैं चीज को, तो वो चीज मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से जुड़ी एक खबर से, जहां छेड़खानी से तंग आकर एक युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मामला शहर के रसूलपुर थाने का है। पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर के मुताबिक लड़की का शरीर करीब 70% से ज्यादा जल चुका है। लड़की के परिवार वालों के मुताबिक आए दिन लड़की को कुछ लड़के छेड़ा करते थे और इससे तंग आकर लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। और एक बार फिर पूरी खबर बता देते हैं आपको। फिरोजाबाद की यह खबर है, जहां पर एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुद को आग लगा ली। 70% ये महिला जल गई है। परिवार वालों का कहना है कि कुछ मनचले इस युवती को आए दिन छेड़ा करते थे। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इसने अपने आप को आग लगा ली। और हमारे संवाददाता प्रशांत उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं फिरोजाबाद से। प्रशांत, क्या है ये पूरी घटना और कैसी हालत है इस लड़की की? जी अब्दुल जी, मैं बता दूं ये BA फर्स्ट ईयर की छात्रा है और इसको कुछ युवक और आमिर नाम का एक युवक इसको काफी तंग किया करता था, जिससे
आज इस युवती से उस लड़के ने कुछ बदतमीजी कर दी, जिसके बाद इस लड़की ने इतना दिल में अपने बैठा लिया कि इस लड़की ने खुद को अपने आप को आगे हवाले कर दिया, जिसके चलते ये 70% काफी बुरी तरीके से झुलस गई और इसका इलाज अभी भी बदस्तूर जारी है। जी